नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 1 अप्रैल 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू समाचार पत्र से संबंधित प्रमुख आलेखों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास प्रश्न दिए जाएंगे। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं और अंतिम भाग में आज के तथ्य की हम चर्चा करेंगे। आज के दैनिक क्विज को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की तरफ से एक नवीन पहल के रूप में आज की बड़ी खबर को हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें किसी भी विशेष दिन में एक महत्वपूर्ण खबर का हम विश्लेषण संक्षिप्त रूप में करेंगे, जो आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप में सहायक होगा। आज की बड़ी खबर की शुरुआत हम 3 राज्यों में एएफएसपीए क्षेत्रों में जो कमी की गई है उसके आधार पर प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे इस नए प्रयास के संदर्भ में आपकी जो भी राय है वह कमेंट बॉक्स में दें। इस नवीन प्रयास को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी की इस नई पहल के माध्यम से सिविल सेवा परीक्षा की दिशा में आप मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। आज के अपने दैनिक क्विज को हम प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत के संदर्भ में है और यह गांधीवादी सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 43 प्रमुख रूप से कुटीर उद्योगों की एक तरह से बात करता है व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर, यह भी गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। अनुच्छेद 46 की अगर हम बात करें तो राज्य को समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां और अन्य जो कमजोर वर्ग हैं, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना चाहिए, यह भी गांधीवादी सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 47 राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कदम उठाने की बात कहता है और साथ साथ नशीले पेय पदार्थ तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो नशीले पदार्थ हैं उनके सेवन पर रोक लगाने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए एक तरह से कहता है। अनुच्छेद 47 भी अगर हम देखें तो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। अगर हम 5वें विकल्प की बात करें अनुच्छेद 49, तो यह राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के जो भी स्मारक या स्थान है उनकी रक्षा करने की बात कहता है। इस आधार पर अगर हम देखें तो 5वां हमारा जो विकल्प है वह गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चारों हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है ए, केवल 1, 2, 3 और 4 सत्य हैं। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह कहा गया है कि जिनके द्वारा भी शराबबंदी का विरोध किया जाता है वह एक तरह से गांधीवादी सिद्धांतों का विरोध करने जैसी स्थिति है और इसे उन्होंने पाप की संज्ञा दिया है। आज के हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। संवैधानिक संशोधन जिसके तहत तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994 को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इसे 9वीं अनुसूची में रखा गया, क्योंकि इसमें 69% आरक्षण प्रदान किया गया था, जो कि 50% की सीमा से कहीं अधिक है। वह है, यानी हम संवैधानिक संशोधन की बात कर रहे हैं जो प्रमुख रूप से तमिलनाडु में 50% आरक्षण की सीमा से ऊपर एक तरह से स्थिति को अनुमति देता है। इसके संदर्भ में 76वां संविधान संशोधन प्रमुख रूप से लागू होता है, जिसके आधार पर तमिलनाडु का जो कानून है उसे 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे उसकी न्यायिक समीक्षा ना हो पाए। इस आधार पर हमारा उत्तर है सी, 76वां संविधान संशोधन अधिनियम। यहाँ पर यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तमिलनाडु सरकार के द्वारा अलग से 1 ईयर जो कोटा दिया गया है 10.5% का, उस आदेश को एक तरह से निरस्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश में यह कहना है कि 10.5% का ये जो आरक्षण एक समुदाय को दिया जा रहा है, यह पहले से ही जो अधिक पिछड़ा वर्ग का कोटा है 20% उसमें से दिया जा रहा है। इस आधार पर अगर हम देखें तो 115 जो भी एक तरह से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए केवल 9.5% का आरक्षण बचता है। इस आधार पर भी सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि तमिलनाडु की तरफ से जो 1 ईयर कोटा दिया जा रहा है वो गलत है। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट का जो निर्णय है जिसमें उन्होंने प्रमुख रूप से ये कहा था कि ये जो कोटा दिया जा रहा है यह पुराने आंकड़े के आधार पर है, उसको भी सत्य माना है। क्योंकि जब भी हम इस तरह से आरक्षण की प्रक्रियाओं को बदलते हैं तो जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं उनके आधार पर प्रमुख रूप से जब भी इस तरह का कोटा बदलाव होता है वो किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि ये जो आंकड़ा दिया गया है ये पुराना है, नए तथ्यों पर आधारित नहीं है, इसीलिए यह कोटा नहीं बनता है।
हम ध्यान रखें तमिलनाडु में 69% का ये जो कोटा है आरक्षण के लिए, यह 50% की जो सीमा है जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित है उससे ज्यादा है। 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रमुख रूप से इंदिरा साहनी केस के आधार पर 1992 में निर्धारित की गई थी। तमिलनाडु सरकार के द्वारा 69% आरक्षण का जो नियम है उसको एक तरह से न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 76वां संविधान संशोधन लागू किया गया, जिसके आधार पर इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, जिससे इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। इस आधार पर अगर हम देखें तो तमिलनाडु में 50% से अधिक जो आरक्षण की स्थिति है वो वर्तमान में भी लागू है। आज के हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, न्यूट्रिनो विद्युत चुंबकीय विकिरण से प्रभावित नहीं होता है। ध्यान रखें इस पर कोई आवेश या चार्ज नहीं होता है, इसी कारण से विद्युत चुंबकीय विकिरण से यह प्रभावित नहीं होता है। पहला कथन हमारा सत्य है। दूसरा, भारत स्थित न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के संचालन से रेडियोधर्मी या जहरीले पदार्थ नहीं निकलते हैं। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से हमारे आसपास जो भी न्यूट्रिनो है उनको एक तरह से पहचान करने की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि न्यूट्रिनो के लिए माना जाता है कि जो भी सुपरनोवा की स्थिति है या बिग बैंग की स्थिति है, जो हमारे ब्रह्मांड के निर्माण के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया मानी जाती है, उस समय जो निर्मित हुए थे न्यूट्रिनो, उनको अगर हम एक तरह से पहचान सकें तो हम ब्रह्मांड के निर्माण की जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी आधार पर इस तरह की ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से न्यूट्रिनो की एक तरह से पहचान की जाती है। तो यहाँ पर रेडियोधर्मी या जहरीले पदार्थ निकलते हैं ऐसी स्थिति नहीं है। इस आधार पर दूसरा कथन भी सत्य है। दोनों कथन सत्य हैं, तो हमारा उत्तर है सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात में प्रमुख रूप से तमिलनाडु की तरफ से यह मांग की गई है कि थेनी जिले में जिस न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को बनाने की बात चल रही है उसको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इसके माध्यम से इस क्षेत्र में जो भी जैव विविधता है उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। इस आधार पर वह इस ऑब्जर्वेटरी को तमिलनाडु में नहीं चाहते हैं। इसी आधार पर हमने यह प्रश्न आपसे पूछा है। आज के चौथे प्रश्न को हम देखते हैं। इरावदी डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है। इरावदी डॉल्फिन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में 3 नदियों इरावदी म्यांमार, महाकम कालीमाटन इंडोनेशिया और मेकांग कंबोडिया में पाई जाती है। ध्यान रखें इरावदी डॉल्फिन मीठे पानी और साथ साथ खारे पानी दोनों क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। जैसे अगर हम भारत में बात करें तो उड़ीसा के तट पर यह एक तरह से खारे पानी के क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में म्यांमार, इंडोनेशिया और कंबोडिया में यह मीठे पानी यानी नदी के क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है। पहला यहाँ पर विकल्प सत्य है। दूसरा, इसे IUCN की संकटग्रस्त सूची में रखा गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN की अगर हम रेड डाटा लिस्ट की बात करें तो उसमें इरावदी डॉल्फिन को एंडेंजर्ड या संकटग्रस्त प्रजाति में एक तरह से माना गया है। इस आधार पर अगर हम देखें तो हमारा दूसरा कथन सत्य है। तीसरा, इरावदी डॉल्फिन को भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इसका कारण यह है कि यह एक तरह से संकटग्रस्त स्थिति में है, तो इसके शिकार करने की जो स्थितियां हैं वो प्रतिबंधित हैं। इसी कारण से भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में इसे अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। तीनों कथन सत्य हैं। इस आधार पर हमारा उत्तर हो जाता है डी, 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं। ध्यान रखें इरावदी डॉल्फिन दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाई जाती है। तटीय क्षेत्रों के साथ साथ नदियों के भाग में भी, जैसे म्यांमार, इसी के साथ साथ कंबोडिया और इंडोनेशिया के क्षेत्र में यह प्रमुख रूप से पाई जाती है। यह प्रश्न हमने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि उड़ीसा में डॉल्फिन के संदर्भ में एक प्रमुख गणना की गई है, जिसमें आंकड़े ये सामने आ रहे हैं कि उड़ीसा में डॉल्फिन की जो संख्या है उसमें वृद्धि हुई है, यानी 544 से इनकी संख्या बढ़कर 726 हुई है। लेकिन प्रमुख रूप से इस गणना में जो चिंता की स्थिति है वो इरावदी डॉल्फिन के लिए है, क्योंकि इसकी जो संख्या है जो 2021 में 162 मापी गई थी वह वर्तमान में घटकर 151 हो गई है। हम ध्यान रखें चिल्का झील में प्रमुख जो पर्यटन का आकर्षण है वह इरावदी डॉल्फिन को ही माना जाता है। वैसे प्रमुख रूप से उड़ीसा में अगर हम देखें तो डॉल्फिन की 6 प्रजातियां पाई जाती हैं। इरावदी के साथ साथ बॉटल नोज, हम्पबैक, स्ट्रिप्ड, फिनलेस और स्पिनर डॉल्फिन, ये 6 प्रजातियां हैं जिनको उड़ीसा में एक तरह से इन आंकड़ों में जो गणना की गई है उसमें रिकॉर्ड किया गया है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं। आज का प्रश्न यूपीएससी के द्वारा 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न को हम देखते हैं। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से
कौन सा या कौन से कदम उठाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है? पहला, ब्याज दरों में वृद्धि के साथ कर दरों में कटौती। अगर हम आर्थिक मंदी में ब्याज दरों को बढ़ा देंगे तो ऋण आसानी से लोगों को मिलेगा नहीं, और अगर हम मान लीजिए कर की दरों में कटौती करते हैं तो यह स्थिति जरूर एक तरह से सकारात्मक है, लेकिन ब्याज दरों में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय अगर हम करेंगे तो लोगों को आसानी से व्यापारिक गतिविधियों के लिए ऋण नहीं मिलेगा। साथ साथ अगर लोग कुछ खरीदना चाहते हैं बाजार में तो उनको आसानी से ऋण नहीं मिलेगा। इस आधार पर पहला कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। दूसरा, सार्वजनिक परियोजनाओं के व्यय में वृद्धि। आर्थिक मंदी में एक तरह से निवेश की स्थितियां कमजोर होती हैं, तो अगर देश की सरकार के द्वारा सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे परिवहन की है, बिजली उत्पादन की है, उनमें अगर व्यय किया जाता है तो यह अन्य प्रकार के निवेश को भी आकर्षित करता है। इस आधार पर दूसरा जो हमारा कथन है वो सत्य है। दैनिक क्विज के अपने तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करते हैं, और आज हम एक नए प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करेंगे जिसे सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभ किया गया है फास्टर नाम से, यानी फास्ट एंड सिक्योर्ड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। प्रमुख रूप से देखा यह जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वो समय पर एक तरह से अगर नहीं मिलते हैं तो उस निर्णय में जो भी आदेश है उसके पालन करने में देरी होती है, और इसी प्रक्रिया को एक तरह से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फास्टर नाम का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको शुरू किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नए डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर के द्वारा प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि जो भी उसके अंतरिम आदेश, स्थगन आदेश, जमानत के आदेश हैं वह संबंधित अधिकारियों के माध्यम से अंतिम रूप में जहां पर भी एक तरह से उनका उपयोग है वहां पर संप्रेषित किए जाएं, जिससे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसे लागू करने की प्रक्रिया तेज हो पाए। इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा कारण यह माना जाता है कि पिछले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आगरा सेंट्रल जेल में बंद दोषियों को जमानत दे दी गई थी, लेकिन जमानत मिलने के 3 दिन के बाद भी उनकी रिहाई नहीं हो पाई, क्योंकि जमानत के संदर्भ में जो भी संबंधित आदेश था वह कारावास को एक तरह से प्राप्त नहीं हुआ था। इसीलिए उन्होंने उन बंदियों को रिहा नहीं किया, और यह जो देरी हुई थी रिहा करने में इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संज्ञान में लिया गया। इसी आधार पर न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिव को फास्टर प्रणाली को लागू करने के जो तौर तरीके हैं उन पर सुझाव देते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म फास्टर प्रणाली का जो विकास है वह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से सर्वोच्च न्यायालय की जो रजिस्ट्री है उसके द्वारा किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से भारत के सभी जिलों तक पहुंचने के लिए अब तक विभिन्न स्तरों पर 73 नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। सभी नोडल अधिकारियों को एक सुरक्षित मार्ग बनाकर एक विशिष्ट न्यायिक संचार नेटवर्क यानी जुडिशियल कम्युनिकेशन नेटवर्क JCN के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो यह एक सुरक्षित नेटवर्क होगा जिसमें सभी नोडल अधिकारी जुड़े होंगे। देश भर में फास्टर प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए 1887 ईमेल ID बनाए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक फास्टर सेल की स्थापना भी की गई है। इस सेल के द्वारा अदालत की तरफ से जो भी जमानत और रिहाई से संबंधित कार्यवाही या आदेशों के जो डिजिटल हस्ताक्षरित रिकॉर्ड हैं उनको संबंधित नोडल अधिकारियों और कर्तव्य धारकों यानी जो ड्यूटी होल्डर हैं जिनको इस आदेश को लागू करना है उन्हें ईमेल के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। तो यह जो फास्टर सेल है यह महत्वपूर्ण रूप में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रेषित करने की प्रक्रिया में योगदान करेगा। फास्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म की यह जो परियोजना है इसके दूसरे चरण में सुप्रीम कोर्ट हार्ड कॉपी साझा करने की आवश्यकता के साथ इस प्रणाली के माध्यम से सभी रिकॉर्ड को पूरी तरह से प्रसारित करने में सक्षम हो पाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो सभी रिकॉर्ड हैं उनको भी डिजिटल प्रणाली के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आगे प्रसारित या संप्रेषित करने की प्रक्रियाओं को बढ़ाया जाएगा। यह हमारा 1 अप्रैल 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।